हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज का करते हैं सेशन शुरू। और काफ़ी लोग कमेंट करके हमें हमारा जो हौसला है उसको बढ़ाते हैं, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसमें डिस्कस करेंगे गाइस क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मैंने आपकी सीरीज चलाई हुई है, मैं एक बार ये देख लूँ कि एवरीथिंग इज गोइंग गुड और नो। एक बार एंड शो को करके यहाँ से एक बार मैं देख लूँ। आई थिंक सब अच्छा चल रहा है। ठीक है, मेरा पेन नहीं आ थोड़ा बहुत आ रहा है, फिर भी इतना नहीं चलेगा। तो मैं वही बात कर रहा था कि कुछ लोग हैं बोलते हैं सर डेली क्लास किया करो, तो आप लोगों का जब कमेंट आता है तो वही मेरे लिए हौसला होता है। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन। ठीक है, एमसीक्यू। और ये वीडियो आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए देख सकते हो। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि अगर आप लैब टेक्नीशियन तो ही आप इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आप लाइफ साइंस की किसी भी लाइफ साइंस में देखो, कोई भी सब्जेक्ट है लाइफ साइंस का, उसमें कोई भी कोर्स है, ठीक है, उसमें माइक्रोबायोलॉजी क्या है, सब्जेक्ट होता ही होता है, चाहे थोड़ा हो बहुत हो। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी। मैं बहुत सारी कॉन्फ्रेंस में जाता रहता हूँ, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे रिसर्चर से मिलता रहता हूँ। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपको हर कोर्स करिकुलम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैं कई बार बायोटेक वालों से मिलता तो वो लोग भी थोड़ा बहुत माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, क्योंकि उनके सिलेबस में होता है। तो आप सब जो किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ एनआईबी नोएडा के लिए है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें माइक्रोबायोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, तो सभी के लिए ये आपके क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीआरई, पीजीआई, केजीएमयू, एसजीपीजीआई, एचएसएससी, डी ट्रिपल एचबी, आईसीएमआर, सीएसआईआर, ठीक है, आईसीएआर, किसी का भी कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो यू कैन डू दिस क्वेश्चन। तो एंड वन मोर थिंग गाइज, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि वीडियो की जो लैंग्वेज है वो क्या रखनी चाहिए। हिंदी रखनी चाहिए, ठीक है, हिंदी रखनी चाहिए या इंग्लिश रखनी चाहिए। ठीक है, आई कैन टॉक इन इंग्लिश आल्सो एंड आई कैन टॉक इन हिंदी आल्सो। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मिक्स में भी आपको चलेगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए, हमें एक बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंचना है, तो आप लोगों का जो सजेशन है, आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, वो मुझे पूरी करनी ही पड़ेगी। कुछ लोग लाइक कुछ लोगों को हिंदी में अच्छा लगता है, कुछ लोगों को इंग्लिश में अच्छा लगता है, तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आई कैन टीच इन इंग्लिश और आई कैन टीच इन हिंदी बोथ। ठीक है, सो एनआईबी नोएडा स्पेशल ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एनआईडी जो एनआईबी नोएडा में क्या है कि अभी वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, साइंटिस्ट की और लैब टेक्नीशियन की। तो उसके लिए ये बेसिकली डिजाइंड है, यानी कि हाई यील्ड। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको जैसे मैं रट्टू तोते की तरह क्वेश्चन रट के चला जाऊंगा और जिसका ये ऑप्शन है टिक करके चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला। हाई यील्ड यानी कि हाई यील्ड एक्सप्लेनेशन आपको इसमें मिलेगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक रफ पेपर लेके बैठ जाना अपने साथ, या आपकी जो भी कोई भी डाउट जो बॉक्स है, ठीक है, डाउट जो कॉपी है उसको लेके बैठ जाना। जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट एमसीक्यू तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, एमसीक्यू के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट जो बताऊंगा उसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना भाई। ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, शुरू करते हैं। तो फॉर ऑल दोज जो कि नए हो चैनल पर, लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट माई सेल्फ चेतन, एंड आई हैव डन माई बीएससी एमएलटी फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़, एंड करंटली आई एम इन वर्किंग इन माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट। सो चलिए, ये मेरे बारे में थोड़ा है, आप इसको पॉज करके वीडियो को पढ़ लेना। अगर मैं इसमें और चीज़ें ऐड करूंगा तो बहुत सारा लंबा बन जाएगा मेरा सीवी। ठीक है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, मैं कुछ अपनी तारीफ नहीं करूंगा। ठीक है, ये सब के सब मेरे लिए सेकेंडरी है। यू आर द प्राइमरी वन। ठीक है, आप लोग प्राइमरी हो, ये सब सेकेंडरी मेरे लिए, तो ये आप पढ़ लेना। ठीक है, ये हार्वर्ड से मैंने यार कोर्स किया था, जस्ट मैंने अपना ऐड कर दिया है। ठीक है, आप लोग भी ये कोर्स कर सकते हो। खैर अभी तो ये कोर्स आई थिंक खत्म हो गया, मई में इसका लास्ट था कि मई तक चलेगा ये। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्टेम सेल रिसर्च है ना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्टेम सेल रिसर्च है ना, तो उसका ये कोर्स था। मतलब हार्वर्ड के साथ इनका वो था कोलैबोरेशन, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, तो उनके साथ इनका कोलैबोरेशन था। तो ये कोर्स मैंने किया था, और मुझे अमेरिकन पीआरए जो एएमए पीआरए कैटेगरी 1 क्रेडिट्स के साथ ये मैंने कंप्लीट किया है 2.25। ठीक है, तो ये लोग आप मतलब जो लोग मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्टेड हो, ठीक है, जो मैं आजकल लिंक्डइन पे ज़्यादा एक्टिव हूँ। ठीक है, लिंक्डइन पे आप लोग अगर कनेक्टेड हो तो ऐसे कोर्सेज के बारे में मैं वहाँ पर पोस्ट डालता रहता हूँ अपने। ठीक है, अपना जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करता रहता हूँ। अगर आप
आप एक रिसर्च इंथुसियास्ट है, रिसर्च स्कॉलर है, तो आपके लिए ये चैनल काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि इसी चैनल पर मैं अपने सारे के सारे जितने भी है मेरे जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, अभी रिसेंटली मैंने एक व्लॉग डाला है, क्योंकि अब मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था, वहाँ पर मैंने ये यहाँ पर ये पोस्टर मतलब पोस्टर प्रेजेंट किया था, और उसके साथ यहाँ पर हमारी ये क्या थी, ओरल प्रेजेंटेशन थी। ठीक है, पोस्टर किसी और ने किया था, लेकिन उसमें मेरा भी योगदान था। ठीक है, तो ये मेरी ओरल प्रेजेंटेशन थी, तो आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हो। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने लिंक्डइन पर पोस्ट डाला हुआ है। ठीक है, लिंक्डइन पर पोस्ट डाला हुआ है, और यूट्यूब चैनल पर वीडियो है, उस वीडियो को आप जाकर चेक कर सकते हो। दिस इज माई रिसर्च। ठीक है, अभी मैं और भी बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ साथ साथ अपनी जॉब के। तो वही बोल रहा हूँ, अगर आप लोग रिसर्च इंथुसियास्ट है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए। इस चैनल पर आपको पढ़ाई के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। वो सब आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि आप लोग किस टाइप का कंटेंट चाहते हो। आप लोग सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक का अगर कंटेंट चाहते हो, या आप लोग रिसर्च का कंटेंट भी चाहते हो। तो चलिए, आई थिंक आपको आवाज़ तो प्रॉपर आ रही होगी ना। माइक की पता नहीं कैसी क्वालिटी है यार, मुझे तो डाउट है, पता नहीं आ भी रही है नहीं आ रही है। मैं इसको बाहर ही लगा लेता हूँ ऐसे। ठीक है, आई थिंक। तो चलिए, ये भाई पोस्टर था, मैंने बताया था ये एक सक्सीनिया वैसी फॉर्मिंग का केस था, जो कि हमने अपनी लैब में निकाला था। दिस इज़ वेरी रेयर फंगस गाइस। ठीक है, हम हमारे लैब वन ऑफ द वन लैब है, क्योंकि जिसमें इसके आई थिंक 15 के करीब इसके जो टोटल केसेज है इंडिया में नोन है, और आवर लैब इज वन ऑफ देम। ठीक है, तो ये हमें प्राउड मोमेंट था, जो कि मैं वीडियो पे डाल देता हूँ अपने इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, अपने आज की वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें मैं करता रहूंगा, बीच बीच में आपसे करता रहूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर ये रहा, देवी और सज्जन। क्या क्या क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन है विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट था। देखो यहाँ पर डज नॉट लिखा है ना, डज नहीं है, यहाँ पर डज नॉट लिखा है कि कौन सा फैक्टर है जो कि अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, मैं एक बार इसमें से कलर आई थिंक दूसरा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो कौन सा फैक्टर है भाई जो कि अफेक्ट नहीं करता है? बताइए, कौन सा फैक्टर है जो कि अफेक्ट नहीं करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को? देखो, माइक्रोबियल ग्रोथ होती है, उसमें बहुत सारे फेज होते हैं, आपने में पढ़ा होगा। ठीक है, लॉग फेज, ठीक है, लैग फेज, फिर स्टेशनरी फेज, और फिर डिक्लाइन फेज। तो माइक्रोबियल जो ग्रोथ कर्व है, उसमें जो माइक्रोबियल ग्रोथ है, उसमें कौन सा फैक्टर है जो कि अफेक्ट नहीं करता उसको? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो पहले आप अपना सोच लो। तो आई होप कि आपने सोच लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डार्कनेस। ठीक है, डार्कनेस एक क्या है कि एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। ठीक है, दैट वाई कि वो क्या क्या नहीं करता, अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि जो लिमिटिंग फैक्टर होता है वही अफेक्ट करता है। ठीक है, तो डार्कनेस एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। ठीक है, मॉइस्चर करता है, टेम्परेचर करता है, डिसइंफेक्शन करता है। कैसे करता है सर? वो मैंने अगले पेज पर एक्सप्लेनेशन बताई है, वो आपको ये सामने दिख रही होगी। डार्कनेस कैसे करता है सर? डार्कनेस ऐसे करता है कि कुछ लोगों को मतलब कुछ जो मतलब कि कुछ मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको डार्क एनवायरनमेंट पसंद होता है, बट डार्कनेस होता है वो इट्सल्फ एक क्रिटिकल लिमिटिंग फैक्टर नहीं है फॉर द मोस्ट माइक्रोबियल ग्रोथ। ठीक है, क्योंकि वाटर हो गया, जैसे मॉइस्चर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, डिसइंफेक्शन हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ये क्रिटिकल फैक्टर है। ठीक है, वाटर, क्योंकि देखो भाई, बोलते हैं ना कि जल ही जीवन है, तो वो यहीं पर यहाँ पर भी वो स्टेटमेंट फिट होती है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो माइक्रोब है वो पानी की रिक्वायरमेंट उनको होती है सबको। ठीक है, क्योंकि पानी जल है तो जीवन है, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो वो ड्राई हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद टेम्परेचर भी एक फिजिकल फैक्टर है। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो, क्योंकि ऑप्टिमल टेम्परेचर पर ही कोई ना कोई मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सर्वाइव कर पाते हैं, एक्सट्रीम हीट पर क्या होता है, उनके प्रोटीन होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं, मर जाते हैं वो लोग। ठीक है, और एक्सट्रीम कोल्ड पर उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद डिसइंफेक्शन, हाँ बिल्कुल, डिसइंफेक्शन बिल्कुल अफेक्ट करेगा। वो कैसे करेगा? क्योंकि कहीं पर भी अगर आप डिसइंफेक्टेड अप्लाई करोगे तो वो इनिबिट कर देगा ग्रोथ को, या मार देगा उसके माइक्रोबियन जो माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको डिसरप्ट कर देगा, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये भी करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डार्कनेस है। अब इससे रिलेटेड और क्या पॉइंट हो सकते हैं सर? वही मैंने जो बताया था, एक होता है लैग फेज, ठीक है, लैग फेज, एक होता है लॉग फेज, एक होता है स्टेशनरी फेज, एक होता है डेक्लाइन फेज। ठीक है, लैग फेज में क्या होता है कि सेल क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ ग्रो करती है। ठीक है, मेटाबॉलिक जो प्रोडक्ट है वो मतलब केवल और केवल ग्रो करती है। ठीक है, उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह जब कल्चर प्लेट पर न्यूट्रिएंट्स वगैरह की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो उस पर सेल ग्रो करती है। फिर एकदम से क्या होता है, पीक आती है। जो ये पीक होती है एकदम से, इसको बोलते हैं लॉग फेज। और एक्सपोनेंशियल फेज, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है इसमें, एक्सपोनेंशियल।
एक्सपोनेंशियल फेज इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो या फंगस हो, वो क्या करती है, डिवाइड करती है। ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिवाइड करती है वो। ठीक है, ऐसे 2 से 4 बन गई, ठीक है, 4 से 8 बन गई, ऐसे 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 डिवाइड करती है फिर वो। ठीक है, करती जाती है करती जाती है। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, दो टाइप की ग्रोथ होती है, आपने पढ़ा होगा अगर +2 में आपने पढ़ा होगा, एक चैप्टर है। ठीक है, एक होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ, एक होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, खैर उसमें हम डीप में नहीं जाएंगे। फिर स्टेशनरी फेज में क्या होता है सर, स्टेशनरी फेज में क्या होता है कि जो माइक्रोबियल जो ग्रोथ है वो स्टेशनरी हो जाती है, यानी कि रुक जाती है एक तरह से, क्योंकि उसमें ना ज़्यादा मतलब कि ऐड होती सेल्स। ठीक है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट है वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, खत्म होने लग जाते हैं। और फिर डिक्लाइन फेज में तो सारे के सारे मरने लग जाते हैं, क्योंकि जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा माइक्रोबियल ग्रोथ के बारे में मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। बाकी अगर आपको इसके रिलेटेड कोई थ्योरी या लेक्चर चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो। अगला है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 है डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टाइफाइड। टाइफाइड भाई सबने पढ़ा हुआ, बिल्कुल ही बेसिक सा टेस्ट है। ठीक है, टाइफाइड आपको पता होगा। टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो वही आपसे पूछा कि टाइफाइड के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट है। टाइफाइड जिसको हम एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। तो टाइफाइड जो है वो मतलब कि इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है, तो इसके लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट सबको पता होगा, विडाल करवाते हैं भाई। बच्चे बच्चे को बता देते हैं, क्योंकि किसी को भी ऐसे टाइफाइटिस पट होता है ना, बोल देते हैं विडाल करवा लो सर। ठीक है, विडाल करवा लेते हैं। विडाल फिर सर दो टाइप से होता है सर, एक होता है ट्यूब मेथड। ठीक है, एक होता है ट्यूब मेथड सर, एक होता है सर स्लाइड मेथड। ठीक है, स्लाइड मेथड, ट्यूब मेथड होता है सर वो ज्यादा मतलब कि ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसको। ठीक है, ट्यूब मेथड को। ठीक है, स्लाइड मेथड भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ट्यूब मेथड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, मोस्टली जो हाई मतलब बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट होगा वहाँ पर आपको ट्यूब मेथड ही देखने को मिलेगा। ठीक है, स्लाइड मेथड वो पहले यूज़ होता था। ठीक है, अब ट्यूब मेथड क्या होता है, तो इसमें हम वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है, बाकी इसमें ये जो सिक टेस्ट हो गया, डिक टेस्ट हो गया, CFT का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, इसमें क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कंबाइन करते हैं, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, कॉम्प्लीमेंट फिक्स होता है, फिर सेल्स वगैरह की लाइसिस होती है। वो थोड़ा और डीप में हो जाओगा। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मतलब जिस जो जो टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए ना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो। ठीक है, सिक टेस्ट किसके लिए करते हैं, डिक टेस्ट किसके लिए करते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 3 है ऑल ऑफ द फ्लोइंग वायरस आर ट्रांसमिटेड बाय रेस्पिरेटरी रूट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनको बड़े ध्यान से करना होता है guys। ठीक है, इसको पहले ही मार्क कर लो। एक्सेप्ट पूछा है, एक्सेप्ट कैसे करोगे फिर आप, कि इनमें से जितने भी चारों के चारों वायरस है, वो सारे के सारे क्या होता है, रेस्पिरेटरी रूट से फैलते हैं। ठीक है, एक को छोड़ के वो कौन सा है। देखो अगर आप थोड़ी सी भी अगर कॉमन सेंस लगाओगे ना, ये क्वेश्चन ना मतलब कॉमन सेंस से करने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आपको नॉलेज थोड़ी बहुत है ना तो भी चलेगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपके अंदर कॉमन सेंस है तो भी आप इसको कर सकते हो। कैसे कर सकते हो भाई, देखो राइनो वायरस, भाई राइनो का मतलब क्या होता है, नाक, रेस्पिरेटरी रूट से, नाक से राइनो वायरस बिल्कुल करेगा भाई ट्रांसमिट, रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू तो करेगा ना राइनो वायरस है। इन्फ्लुएंजा तो बस आपने सुना ही होगा। ठीक है, H1N1, H1N5 वो सुना होगा ना, इन्फ्लुएंजा का पेंडेमिक जो आउटब्रेक हुआ था पीछे। ठीक है, बहुत पहले हुआ था, अभी नहीं। ठीक है, आई थिंक 10 12 साल 15 साल हो गए। ठीक, 15 से ज़्यादा ही हो गए। ठीक है, अ, मैं उस टाइम स्कूल में होता था जब इन्फ्लुएंजा स्वाइन फ्लू का, आई थिंक तब तो स्वाइन फ्लू का हुआ था, स्वाइन फ्लू का जब आउटब्रेक हुआ था तो मैं स्कूल में होता था। उसके बाद RSV क्या है सर, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी सिंशिशियल वायरस। राइटिंग थोड़ी खराब आ गई। रेस्पिरेटरी सिंशिशियल वायरस है ये भी भाई, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी नाम में ही रेस्पिरेटरी है ना। एक का जो कि नहीं है वो कौन सा है सर, वो रोटा वायरस है। रोटा वायरस क्या है सर, रोटा वायरस किससे फैलता है सर, रोटा वायरस फैलता है सर फिक्को ओरल रूट से सर, फिक्को ओरल रूट। ठीक है, रोटा वायरस इन्फेक्शन आपने सुना भी होगा रोटा वायरस का। ठीक है, तो ये फिक्को ओरल रूट से फैलता है सर। ठीक है, रोटा वायरस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना गाइस, राइनो वायरस क्या अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंजा क्या कॉज करता है, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस क्या कॉज, ये सब का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन है सर,
अगला है क्यूजेटिव एजेंट ऑफ फूड पॉइजनिंग। बताइए सर, क्यूजेटिव एजेंट इनमें से कौन सा है फूड पॉइजनिंग का? और जो ये क्वेश्चन है ना फूड पॉइजनिंग का, ये आप लोग गलत करने वाले हैं, मैं पहले बता दूं आपको। पॉज करो पहले वीडियो को। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है भाई, बताइए फूड पॉइजनिंग किससे होती है? 90% जो इस पर जो कैंडिडेट है ना, उनका आंसर जाएगा ए की तरफ, क्लोस्ट्रेडियम ब्यूटायरिकम। ठीक है, मुझे पता है, क्योंकि सब लोगों को यही कंफ्यूजन होती है। और जो इसका जो राइट आंसर है ना, सच में जो राइट आंसर है वो इसका है, वो आपका डी है, क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिस। जी हाँ, क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिस फूड पॉइजनिंग कोज करता है। और जो ऐसे क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन जिन्होंने पढ़ा हुआ होता है वही सही कर पाते हैं। ऐसे क्वेश्चन रट्टे से नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन जिन्होंने डीपली पढ़ा होता है उनको आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये गलत करना करवाने वाले क्वेश्चन होते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए बिल्कुल भी नहीं है, आपका आंसर डी है, क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिस। जी हाँ, क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिस एक चीज और खोज करता है, क्या खोज करता है सर? गैस गैंग्रीन। ठीक है, गैस गैंग्रीन। ठीक है, गैस गैंग्रीन कोर्स करता है सर। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है इसको ऐड किया, क्लोस्ट्रिडियम परफरेंजिन को क्या बोलते थे पहले? क्लोस्ट्रिडियम वेल्चाई। ठीक है, क्लोस्ट्रिडियम वेल्चाई बोलते थे इसको। ठीक है, ठीक है, क्लोस्ट्रिडियम परफरेंजिन। तो ये क्या करता है आपका? गैस गैंग्रीन कोज करता है। और आपका क्या करता है ये? आपका फूड पॉइजनिंग भी कोज करता है। ये मैंने यहाँ पे ऐड भी किया है, देखो, जो क्लोस्ट्रिडियम परफरेंजिन है, ये कॉमन बैक्टीरिया है जो कि फूड पॉइजनिंग कोज करता है। ठीक है, आल्दो जो क्लोस्ट्रिडियम परफरेंस जो देखते मैंने लिखा भी है, जैसे कि इट अकर्स व्हेन फूड सच एज मीट पोल्ट्री इज कुक्ड इन लार्ज बैच। ठीक है, एंड लेफ्ट अनसेफ टेम्परेचर। ठीक, अलाउ बैक्टीरिया टू रीच टॉक्सिन इन द इंटेस्टाइन। क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम क्या कोज करता है सर? ये बोटुलिनम कोज करता है। ठीक है, जो कि एक स्वीयर फॉर्म है फूड पॉइजनिंग की। ठीक है, ये क्या है? एक स्वीयर फॉर्म है। लेकिन प्राइमरी ऑप्शन में अगर आपको ये इन दोनों में से चूज करना हो, ठीक है, क्लोस्ट्रिडियम जो बोtulinum है, ठीक है, क्लोस्ट्रिडियम बोtulinum तो इसमें ऑप्शन में भी नहीं था। पहली बात तो आपको यही याद रखना है। ठीक है, लेकिन जो क्लोस्ट्रिडियम बोtulinum है, ये फूड पॉइजनिंग की जो बोtulinum है, ये फूड पॉइजनिंग की स्वीयर फॉर्म है। ठीक है, आपसे पूछा गया था इन चार ऑप्शन में से बताना था। ठीक है, ब्यूटारिकम। ठीक है, ठीक है, अगर इसमें क्या होता है, अगर इसमें ये ऑप्शन होता है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, तो इसका आंसर मोस्ट करेक्टली क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम जाता है। क्योंकि जो क्लोस्ट्रिडियम परफरेंजिन्स है, ये क्या कोज करता है? मोस्टली गैस गैंग्रीन कोज करता है, लेकिन ये सेकेंडली फूड पॉइजनिंग भी कोज करता है। तो आपको वो ऑप्शन ध्यान रखना है। अगर इसी में क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम होता तो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम की तरफ जाता। हालांकि इसका आंसर क्लोस्ट्रिडियम परफरेंजिन है, क्योंकि ऑप्शन में वही दिया हुआ है। उसके बाद क्लोस्ट्रिडियम बुटाइरिकम, ये तो भाई एक प्रोबायोटिक है ना, ये थोड़ी खोज करेगा, ये एक बेनिफिशियल प्रोबायोटिक है। ठीक है, लेकिन ये भी क्या कर जाता है? इन्फेंट में बोटुलिनम रेयर केस में किया जाता है, लेकिन टिपिकली ये फूड पॉइजन नहीं खोज करता। उसके बाद कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया खोज करता है सर, ये तो सबको ही पता है। ठीक है, जो आपकी चाइनीज लेटर पैटर्न में पाया जाता है बैक्टीरिया। ठीक है, आपको पता है ना, इसके लिए डिप्थीरिया के लिए कौन सा स्टेन करते हैं हम? कौन सा करते हैं हम? एल्बर्ट स्टेन करते हैं ना। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है इसको ऐड किया हम। ठीक है, एल्बर्ट स्टेन करते हैं हम इसके लिए। ठीक है, क्लोस्ट्रिडियम टेटनिक, टेटनिक का सबको पता है सर, टेटनस कोज करता है। ठीक है, जो कि फूड कंटामिनेशन के थ्रू होता है। क्लोस्ट्रिडियम टेटनिक, बैम्बू अपीयरेंस, जो आपकी ड्रमस्टिक अपीयरेंस दिखती है सर, को पता है। ठीक है, नेक्स्ट है सर, ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है इसको ऐड किया करो भाई अपनी कॉपी में। ठीक है, तब जाके ही मुझे अच्छा लगेगा, आप लोग जब अपनी कॉपी में ऐड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुजी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, विच वन इज ए मेथड ऑफ मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन? टू टाइप की स्टरलाइजेशन होती है गाइज, मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। इसमें आपसे मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन का पूछा है। ठीक है, मेथड। तो मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन का इसमें से गुरुजी मेथड है वो है आपका है, इसका राइट आंसर बताना आपको। ठीक है, हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, बॉइलिंग, या बोथ बी एंड सी। तो गुरुजी आप लोग खोज करो। तो इसका जो राइट आंसर है सर, वो है आंसर है सर आपका बोथ बी एंड सी। ठीक है, बी एंड सी इसका राइट आंसर है सर। दोनों के दोनों है सर मोस्ट यूटिलाइजेशन के मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट है सर, ये तो सर खाली स्लाइड रखी हुई है सर, मैंने खाली स्लाइड क्यों रखी हुई है सर? आपको बताने के लिए। क्या बताना है सर इसमें? जो एक्स्ट्रा चीजें हैं इससे रिलेटेड। ठीक, एक्स्ट्रा चीजें क्या क्या है सर? एक्स्ट्रा चीजें वही है कि हॉट एयर ओवन, इसमें आपको आपको ऑटोक्लेव का, जैसे इसमें आपको क्या पूछ लेंगे? इंडिकेटर पूछ लेंगे। ठीक है, ऑटोक्लेव का क्या इंडिकेटर है सर? इसमें ऑटोक्लेव का इंडिकेटर है स्पोर्स ऑफ जियोबैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस। ठीक है, जियोबैसिलस, डियोबैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस, स्टीरियोथर्मोफिलस। ठीक है, ये आपसे पूछ लेंगे। और भाई क्या पूछेंगे आपसे? स्टीम अंडर प्रेशर, स्टीम अंडर प्रेशर, ये भी हम किसको बोलते हैं? ऑटोक्लेव को। ये प्रिंसिपल होता है ऑटोक्लेव का। ठीक है, स्टीम अंडर प्रेशर। और क्या? ऑटोक्लेव के लिए भाई 15 LBS प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, कितना टाइम के लिए होना चाहिए? 15 मिनट के लिए होनी चाहिए।
ठीक है। कितनी देर चल रही है आपको पता होना चाहिए। टेम्परेचर कितना चाहिए, 121 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और आपसे क्या पूछेगा, स्टरलाइजेशन से भाई, और क्या पूछेगा, ब्राउन ट्यूब किसमें यूज होती है, ये पता होना चाहिए भाई आपको, ब्राउन ट्यूब। ठीक है, ब्राउन ट्यूब। और सर आपको क्या पता होना चाहिए सर, और डिसइंफेक्टेंट के बारे में पूछ लेगा थोड़ा, अगर आपसे इससे पूछेगा तो। ये सारे के सारे पॉइंट है वो जो आप अपनी कॉपी में ऐड कर सकते हो। ठीक है, बॉइलिंग, ऑटोक्लेव हो गया। और हाँ, इनोकुलेटिंग लूप को किससे स्टरलाइज करते हो, इनोकुलेटिंग लूप को, जो इनोकुलेटिंग लूप होती है ना आपकी, किससे स्टरलाइज करते हो इसको, इसको करते हैं सर हम फ्लेमिंग से। ठीक है, फ्लेमिंग से, जो कि वो भी एक ड्राई हीट का मेथड है। ठीक है, फ्लेमिंग से रेड हॉट करते हो ना आप अपनी ट्यूब इसको, जो कोई भी स्टेट वायर होती है आपकी, या स्टेट वायर, या आपकी ये आपकी जो गोल वाली वायर होती है, तो किस स्टरलाइज करते हो इसको, आप फ्लेमिंग से करते हो ना। और इससे आपसे क्या पूछेगा, बस यही है यार, यही पॉइंट याद रखना आप। और स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्शन वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, वैसे मैंने कवर भी किया हुआ है। ठीक है, मैंने पहले मैं थ्योरेटिकल वीडियो भी बनाता, लेकिन उन पर व्यूज कम आते थे, तो वो मैंने अब थोड़ा बनाना कम कर दिया। लेकिन अगर आप लोग बोल रहे तो वो भी मैं थ्योरेटिकल वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, विच स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन प्रोसेस। इनमें से जो चार ऑप्शन है, इसमें से जो बैक्टीरियल सेल आपने पढ़ा होगा, बैक्टीरियल सेल में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, मेसोजोम होता है, फ्लैजिला होता है, ठीक है, पिलाई होती है, सेल वॉल होती है। तो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में जो आपकी क्या होती है, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा जो कि रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। आप देखो भाई, बैक्टीरिया भाई है, इसके पास लंग्स तो है नहीं हमारे जैसे तरह, जैसे दो दो लंग्स पाए जाते हैं। अब बैक्टीरिया भाई के पास तो लंग्स है नहीं, तो इसमें लंग्स का जो काम करता है वो कौन सा स्ट्रक्चर करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी है। ठीक है, मीजोजोम। मीजोजोम क्या करता है आपका, ये एक्चुअली में मीजोजोम होता है ना, ये सेल मेम्ब्रेन का ही एक तरह से फोल्डिंग होती है। ठीक है, एक तरह से मॉडिफिकेशन होता है। तो म्यूजिज्म क्या होता है आपका, लंग की तरह काम करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। राइबोसोम तो सबको पता ही होगा सर, 70s राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। और राइबोसोम के क्या बोलते हैं सर, हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं सर हम। ठीक है। फ्लैजिला सर मूवमेंट के लिए काम होता है। पिलाई सर किसके लिए काम आती है सर, पिलाई और फिम्बरी। ठीक है, पिलाई और फिम्बरी सर कई बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी, मतलब एक तरह से जो आपकी रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, उसमें काम आती है। ठीक है, ऐसे सेक्स पिलाई बनती है। ठीक है, ऐसे डीएनए जो ट्रांसफर होता है, हॉरिजॉन्टल जो ट्रांसफर होता है। फिम्बरी क्या होती है सर, कोई भी सरफेस है वहां से अटैचमेंट के लिए जरूरी होती है सर फिम्बरी। ठीक है। नेक्स्ट है सर, यहाँ पर वही खाली स्लाइड बनी इसलिए छोड़ी है, कुछ अगर मैं ऐड करना चाहूँ, ये बैक्टीरिया के बारे में आपको क्या बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। 70s राइबोसोम पाया जाता है इसमें। ठीक है, प्रोकैरियोटा भाई ये आपको ये पता होना चाहिए, बैक्टीरियल सेल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन तो सर कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें फॉस्फोलिपिड की ही पाएगी। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पाई जाएगी। ठीक है, सेल वाल सर बैक्टीरिया में किस चीज की होती है सर, पेप्टाइडोग्लाइकिन की होती है सर, पेप्टाइडोग्लाइकिन की होती है सर सेल वाल। ठीक है। उसके बाद सर और क्या पूछ लेंगे सर, राइबोसोम मैंने बता दिया सर। जो बैक्टीरिया सर प्रोकैरियोट है तो इसमें नो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, नो प्लास्टिड, और वो सारी सारी चीजें नहीं पाई जाएंगी। ठीक है। अगला है सर क्वेश्चन नंबर 8, वो इज नोन एज फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। हाँ जी, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी किसको बोला जाता है सर, जो फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी है वो आप बोला जाता है सर, पहले पोज करो सर, जो फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी है सर वो बोला जाता है आपका जोसेफ लिस्टर को। ठीक है, जोसेफ लिस्टर को सर फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले कार्बोल, हाँ, जो फिनोल है उसको यूज किया था स्टरलाइजेशन के लिए। ठीक है, कार्बोलिक एसिड बोलते थे उसको उस टाइम। ठीक है, कार्बोलिक एसिड, तो फिनोल को यूज किया था सर जोसेफ लिस्टर साहब ने, इसलिए इनको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी बोला जाता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए फिनोल को यूज किया था इन्होंने। लुईस पास्चर को सर, पास्चर साहब को क्या बोलते हैं सर, पास्चर साहब हैं सर हमारे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। रॉबर्ट को सर फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी की जनक बोला जाता है सर हमारे रॉबर्ट को साहब को। वाटसन और क्रिक ने तो सर डबल हेलिकल मॉडल दिया था सर। ठीक है, डबल हेलिकल मॉडल, अभी थोड़े दिनों पहले ही डीएनए डे था, सेलिब्रेट किया था। ठीक है, डबल हेलिकल मॉडल दिया था सर, किसने दिया था सर, आपका वाटसन एंड क्रिक ने। तो नेक्स्ट है सर वो है आपका अलाइजा। अलाइजा किसके लिए यूज करते हैं यार, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है सर। तो अलाइजा सर
एड्स के लिए यूज होता है सर, ठीक है। एलाइजा, उसके बाद वेस्टर्न ब्लॉट यूज होता है सर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है सर वी है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है भाई, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है? तो डेफिशिएंसी की वजह से होती है ना, किसकी डेफिशिएंसी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, रतुंधी जिसको बोलते हैं, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया क्या है सर? सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है सर? सिकल सेल एनीमिया में होता है हमारी सिकलिंग हो जाती है ऐसे आरबीसीज की, ठीक है। लो ऑक्सीजन टैंक की वजह से सिकलिंग हो जाती है, तो सिकल सेल एनीमिया उसको बोलते हैं, ठीक है। तो सर आज की वीडियो करते हैं सर यहीं पे खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सर, अभी तक अगर आप वीडियो में बने हो तो सर इसको लाइक कीजिए, ठीक है। वो जो थम्स अप है ना, वो थम्स अप है, उसको अंगूठे पे ऐसे थम्स अप एक दिख रहा हो आपको, तो उसको थम्स अप करना है, ठीक है। आजकल वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है बाहर, तो अगर आप एक थम्स अप देके जाओगे तो मैं सोच लूंगा मैंने थम्स अप ले लिया, ठीक है। उसके बाद सर कमेंट बॉक्स में सर आप लोग अपने कमेंट कर सकते हो, अपनी फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स सर आपके लिए 24/7 ओपन है सर। कुछ लोग कमेंट करते हैं, मैं रिप्लाई भी देता हूँ, आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद सर शेयर, हाँ, इस वीडियो को सर आप शेयर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप इसको शेयर करते हैं सर अपने नियर एंड डियर में, अगर आपको ये कंटेंट एमएलटी का पसंद आ रहा है तो, ठीक है। और सर और क्या कर सकते हो सर, आप इस पर आप लोग अपने प्यारे प्यारे कमेंट मैंने बता ही दिया, ठीक है। शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो भाई चैनल को, ठीक है। लैपटॉप का जो चैनल है सर, इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो। अगर आप लोग फेसबुक पर इस पेज को देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लाइक कर सकते हो फेसबुक पेज को भी, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम पर मेरे से कोई पर्सनल क्वेरी चाहते हो, पर्सनल अगर आप मेरे से कोई क्वेरी चाहते हो तो सर आपको आईडी आपकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपको वहां जाकर हमें फॉलो कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो फॉलो आप लोग कर सकते हो। अगर आपको कोई भी जेन्युइन डाउट, भाई जेन्युइन डाउट होगा तो मैं जरूर लूंगा। अगर फालतू की अगर आप ऐसे बोलोगे, फालतू की चीजें पूछोगे तो फिर उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जेन्युइन अगर डाउट आपका तो वो मैं बिल्कुल लूंगा। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा चैनल का, ठीक है। मतलब उसका एग्जाम का क्वेश्चन का, तो आपको अगर आपको पीडीएफ रिक्वायरमेंट हो पीडीएफ की तो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। ग्रुप में अगर आप मैसेज करोगे तो मैं उसी क्लास की, जिस क्लास की पीडीएफ की आपको जरूरत होगी, उसी क्लास की जो पीडीएफ है वो मैं आपके डाल दूंगा इस पर, ठीक है। अगर आप लोग मैसेज करोगे तो ही डालूंगा भाई पीडीएफ, ठीक है। मैं देखूंगा कि आप लोग कितने डेडिकेटेड हो पढ़ाई के प्रति, क्योंकि जो चीज़ फ्री में मिलती है ना, उसकी लोगों को कदर नहीं होती भाई, ठीक है। तो तभी डालूंगा जब आप लोग बोलोगे, ठीक है। बाकी अगर यार आप लोगों को अगर ये ऐसा ही कंटेंट चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। और अगर आप एक रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन हो तो भाई बिल्कुल सही जगह पे आए हो, ठीक है। और आपसे ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी। और मैं भी देखो, मुझे भी आगे बढ़ना है, आप लोगों को भी आगे बढ़ाना है, ठीक है। अपनी एमएलटी फील्ड को आगे लेके जाना है, माइक्रोबायोलॉजी को आगे लेके जाना है भाई, ठीक है। लाइफ साइंस को आगे लेके जाना है। बहुत कुछ करना बाकी है अभी। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, इट्स नॉट द एंड, ठीक है। लगे हुए हैं हम भी, आप लोग भी लगे रहो, ठीक है। और उस पर जो ऊपर ऊपर वाला है ना, उस पर ध्यान रखो भाई, ठीक है। और मेहनत करते रहो, मेहनत के अलावा देर इज नो अल्टरनेटिव ऑप्शन गाइस, ठीक है। कोई आपका अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। अगर आपको यहाँ पीक तक पहुंचना है ना, तो आपको गिरते पड़ते यहाँ तक पहुंचोगे आप, ठीक है। बस आपको चलते रहना है गाइस, जैसे आपका ये चलता रहता है ना, हमारे तो चैनल की थीम ही ये है, ठीक है। अप्स एंड डाउन आते रहेंगे लाइफ में भाई, और अप्स एंड डाउन आते रहे तो अच्छा है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। अप्स एंड डाउन, मैं तो हर रोज दुआ ही यही करता हूँ कि भाई अप्स एंड डाउन चलते रहे, तो उससे पता लगता है ना कि ये यार जी रहे हैं। और क्या है, मतलब एक बोरिंग लाइफ है वो करो, मेरे को चैलेंजेस पसंद है भाई। कोई भी अगर आपको देखे ना तो उसको, आपकी आंखों में ना एक आग दिखनी चाहिए, ठीक है। आपको आंखों में आग दिखनी चाहिए भाई। भगवत गीता साथ में रखो अपने, ठीक है। युद्ध में खड़े हो आप लोग, कुरुक्षेत्र में खड़े हो, ठीक है। मेरे अर्जुनो, कुरुक्षेत्र में खड़े हो, ठीक है। कोई भी अगर आपके साथ ऐसे आंख उठा के देखे ना, उसको आंखों में आग दिखनी चाहिए आपको कुछ करने की, ठीक है। आपको कुछ करने की आग तभी आएगी जब एक आपको एक गोल मिलेगा, आपका कोई ना कोई, जहां कहीं भी अगर आप इस टाइम हो ना, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो गाइस, कंफर्ट जोन से, ठीक है। बाकी और वीडियो में आगे बात करते रहेंगे, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। किसी और ने टॉपिक में, किसी और नए वीडियो में आपके साथ शुरुआत करेंगे, किसी और चैनल मतलब किसी और वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।